हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी की। जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कवर होगा इस वीडियो में, और इसके अलावा कुछ माइन्यूट पॉइंट्स हैं, जैसे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें छूट मिली है रजिस्ट्रेशन से, या किनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। इसके अलावा क्या प्रोसेस होता है कैंसिलेशन या रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का। तो इस तरह के पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, और सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन और ये कैसे होता है, क्या होता है। तो जहाँ पर बात होती है रजिस्ट्रेशन की, तो उसके लिए एक लिमिट बनाया है। लिमिट क्या बनाया? बोला कि सेम पैन के बेसिस पे जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो स्पेशल स्टेट्स में 10 लाख और अदर स्टेट्स में 20 लाख रुपए, अगर इसको क्रॉस करता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हुए, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस इंटर स्टेट सप्लाईज। मतलब ये 4 तरह के जो सप्लाईज हैं, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट टर्नओवर और इंटर स्टेट सप्लाईज, इन चारों को अगर मिला दिया जाए तो वो हमारा हो गया एग्रीगेट टर्नओवर अंडर अ सिंगल पैन, एक पैन के अंडर पे। तो अगर ये नॉर्मल स्टेट्स में है तो 20 लाख, और अगर स्पेशल स्टेट्स में है तो 10 लाख। अगर इसको क्रॉस कर दिया, इससे ऊपर चले गए, तो रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने का है, एक चीज़ क्या ध्यान देने का है कि इन केस अगर ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, मतलब विद इन द स्टेट सिर्फ गुड्स का सप्लाई हो रहा है, तो उस केस में ये जो टर्नओवर का लिमिट है ये 40 लाख रुपए हो जाएगा। आई रिपीट, अगर विद इन द स्टेट, ओनली विद इन द स्टेट सिर्फ गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो उस केस में ये टर्नओवर का लिमिट बढ़ के 40 लाख हो जाएगा फॉर नॉर्मल स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं, हु आर द पर्सन्स हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। अभी सबसे पहली चीज़ तो वो बेसिक लिमिट के नीचे जो लोग हैं वो तो आ गए, मतलब जिन लोगों का टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम है इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, तो वो लोग तो कवर अप हो गए इसमें कि उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा कौन कौन है जिन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है? तो एक जगह कहते हैं जहाँ पे नॉन टैक्सेबल या फिर एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, मतलब ऐसे चीज़ों की सप्लाई हो रही है जो या तो नॉन टैक्सेबल है या फिर होली एग्जेम्प्टेड है, तो उस केस में अगर उस चीज़ के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो कि लैंड के कल्टीवेशन से कुछ लेके आ रहा है, चाहे वो ओन लेबर से हो या फैमिली के लेबर से हो या किसी आदमी को एम्प्लॉय करके आप करा रहे विथ ऑन वेजेस, तो उस केस में कैसा भी एग्रीकल्चरिस्ट का अगर वर्क होगा तो एग्रीकल्चरिस्ट में एग्जेम्पशन है, वो एग्जेम्प्ट है, उसे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग एक यहाँ समझने की ज़रूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कोई भी नोटिफिकेशन निकाल के जिसको वो चाहता है उसको एग्जेम्प्ट कर सकता है ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन से। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि स्क्रीन पे नहीं आ रहे, कुछ चीज़ें यहाँ पर और मैं कवर करूँ। जैसे अगर कोई जॉब वर्कर है और वो इंटर स्टेट सर्विसेज दे रहा है और उसका टर्नओवर 20 लाख तक है, अगर कोई जॉब वर्कर है और वो इंटर स्टेट सर्विसेज दे रहा है और उसका टर्नओवर 20 लाख तक है, तो ही इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अगर 20 लाख से क्रॉस किया तो रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, सीटीपी, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और उसका टर्नओवर 20 लाख तक है इन हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड क्राफ्टमैन प्रोडक्ट्स, सिर्फ हैंडीक्राफ्ट गुड और क्राफ्टमैन प्रोडक्ट्स में अगर उसका टर्नओवर 20 लाख तक है तो उस केस में उसे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत
नहीं है। अगर हर तरह की जितनी भी सप्लाई हो रही है बिज़नेस में, सारी की सारी सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म पे हो रही है, फॉरवर्ड चार्ज नहीं है, सारा का सारा रिवर्स चार्ज के अंडर में है, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि व्हाट इज़ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अभी सरकार ने क्या है ना, एक्ट में कुछ चीज़ें डाल रखी हैं जो कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन को अट्रैक्ट करता है। मतलब कि अगर इस तरह का कुछ कर रहे हो आप, तो आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यहाँ पर क्या है, कहता है पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई भी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो ही इज़ लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। ओके, नेक्स्ट, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि वो बिजनेस कर रहा है रिवर्स चार्ज उसमें आता है, ये कह रहा है द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब रिवर्स चार्ज में जिन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वन मोर थिंग, यहाँ पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक जो पॉइंट आया है इसको मैं यहाँ पे क्लैरिफाई एक बारी कर दूँ। हु इज़ अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कहते हैं लाइक काफ़ी जगह जैसे लहसा मार्केट या अलग अलग चीज़ें लगती हैं जहाँ पे कहते हैं कि कैजुअली कोई पर्सन जो कि साल भर कोई बिज़नेस नहीं कर रहा, बट हाँ कहीं कुछ मेला लगा या कुछ फेयर लगा और वहाँ पर वो कुछ महीने के लिए या कुछ दिन के लिए आके सेल कर रहा है, और उसका सेल जो है वो अच्छा खासा जाने वाला है, मतलब उस पर जीएसटी लगने वाली है। तो उस केस में क्या होता है, वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है क्योंकि वो टैक्सेबल प्रोडक्ट सेल करने गया है। तो उस केस में उसे रजिस्ट्रेशन लेना होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर, उन्हें कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन लेना। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सनस, मतलब ऐसे लोग जो कि नॉन रेसिडेंट है और इंडिया में आए हैं और किसी कारण से कभी उन्होंने कुछ सेल किया या कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उन्हें भी कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन लेना। द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, जिन्हें टैक्स डिडक्ट करना है अंडर जीएसटी, उन्हें लेना ज़रूरी है। पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज अ एजेंट और अदरवाइज। जो ISDs होते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उन्हें भी लेना कंपलसरी है। पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, एवरी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑइडर। ऑइडर मीन्स ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल। ये जो ऑइडर होता है ये सर्विसेज काफ़ी हद तक रिलेटेड हुए, जैसे जहाँ पर डेटाबेस एक्सेस हो रहा हो, जहाँ पर डेटाबेस के थ्रू काम हो रहा हो, तो वो ऑइडर से रिलेटेड होता है, और ऑइडर के केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ such persons or the classes of person as may be notified by the government on the recommendation of the GST council। इसका मतलब on the basis of recommendation of council, गवर्नमेंट को जिसको लगे वो ये बाइंडिंग कर सकता है कि उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब आगे आते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ GST। तो GST रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है बड़ा आसान है, गवर्नमेंट ने इसको बहुत आसान बनाया है। जो कहा भी गया था कि गुड एंड सिंपल टैक्स, तो ये गुड एंड सिंपल टैक्स की तरह ही आसान है। क्या करना होता है, इसमें 2 पार्ट में होता है इसका GST REG 1 फॉर्म। तो GST रजिस्ट्रेशन 1 फॉर्म जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में कहता है कि जिस पैन से उसे रजिस्टर कराना है वो पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, स्टेट और उसका वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन होगा। तो वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। तो मोबाइल नंबर और ईमेल ID के बेस पे वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन हो गया। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होने के बाद TRN जनरेट होता है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ठीक है, ये जो पार्ट B है उसमें क्या होता है, उसमें बाकी जो चीज़ें हैं उनको सबको फिल करके अटैच करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। वो जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा वो किस फॉर्म में होगा, GST REG 2 में होगा। तो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 में एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया। एक्नॉलेजमेंट जनरेट होने के 3 दिन के अंदर में, विद इन 3 वर्किंग डेज, अभी ये ध्यान रखना है वर्किंग डेज है, नॉन वर्किंग डेज नहीं है। तो विद इन 3 वर्किंग डेज
या तो वो अप्रूव हो जाएगा या फिर किसी कारण से वो डिफेक्टिव हो जाएगा। मान लो आपने जो अपना एड्रेस प्रूफ दिया या रेजिडेंस प्रूफ दिया या जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उस केस में वो डिफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर अप्रूव हो जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 में आपको आपका जीएसटी नंबर मिल जाएगा। इन केस अगर अप्रूव नहीं हुआ, कुछ डिफेक्टिव हो गया, तो वो क्या करेगा, जीएसटी प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर आपको जीएसटी आरईजी फॉर्म 3 में एक नोटिस भेजेगा। वो नोटिस भेज के बोलेगा आपसे जो गलती हुई है उसको सुधारने को बोलेगा, जो डिफेक्ट हुआ है उसको सुधारने को बोलेगा। विदिन 7 डेज़ आपको उसका रिप्लाई देना होगा जीएसटी आरईजी फॉर्म 4 में। जीएसटी आरईजी 3 में नोटिस आया, विदिन 7 डेज़ आपको रिप्लाई देना होगा जीएसटी आरईजी फॉर्म 4 में। 4 में जब आपने रिप्लाई दे दिया तो विदिन 7 डेज़ या तो वो अप्रूव हो जाएगा, आरईजी 6 में आपको अप्रूवल मिल जाएगा, या फिर अगर वो रिजेक्ट होता है तो जीएसटी आरईजी फॉर्म 5 में वो रिजेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये मिनिमम कितने दिन का प्रोसेस है, मिनिमम 3 डेज़ का प्रोसेस है और मैक्सिमम 17 डेज़ का प्रोसेस है। ओके, इसको एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरा। जीएसटी आरईजी फॉर्म 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डिटेल्स डाले जाएंगे, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होगा थ्रू ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। उसके बाद एक टीआरएन जनरेट होगा, फिर पार्ट बी को भर के एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा आरईजी फॉर्म 2 में। जीएसटी आरईजी फॉर्म 2 में जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा उसके 3 दिन के अंदर में या तो अप्रूवल होगा आरईजी 6 में, और अगर कुछ डिफेक्टिव होता है तो एक नोटिस दिया जाएगा आरईजी 3 में। आरईजी 3 में जो नोटिस मिलेगा उसका 7 दिन के अंदर में आपको रिप्लाई करना होगा आरईजी 4 में। जीएसटी आरईजी 4 में आप रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई करने के 7 दिन के बाद अगर सब कुछ ठीक होता है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा आरईजी 6 में, और अगर गलत होता है तो आरईजी 5 में उसे रिजेक्शन मिल जाएगा। ओके, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटीआईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है जीएसटिन, तो इसमें कुछ खास नहीं है। द फर्स्ट 2 लेटर्स आर द स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 इज़ पैन, और जो लास्ट 3 लेटर्स होते हैं उनमें पहला जो होता है वो एंटिटी नंबर का होता है, दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, और लास्ट इज चेकसम डिजिट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो तो बात की बात है, क्यों होता है पहले उसको देख लें। तो 3 रीज़न से कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। पहला, जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन खुद से अप्लाई करता है कैंसिलेशन के लिए, दूसरा जहाँ पे जीएसटी ऑफिसर ने अप्लाई किया, या तीसरा जहाँ पे लीगल हायर ने किया। तो तीसरे वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लीगल हायर ने किया, क्यों किया, क्योंकि जो उस पर्सन के नाम से होगा, अगर वो डेथ कर जाए, अगर वो मर जाए, तो उस केस में उसके लीगल हायर ने किया। बट पहले 2 पॉइंट्स को समझते हैं, जहाँ पे बोलता है जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया। ऐसा कब कब होगा, तो ऐसा 4 केसेस में हो सकता है। पहला केस जहाँ पे बिज़नेस बंद हो गया, बिज़नेस को बंद करना है, बंद हो गया है। दूसरा, जहाँ बिज़नेस किसी और को बेच दिया तो पैन नंबर चेंज हो गया। बिज़नेस अगर किसी और को बेचा तो पैन नंबर चेंज हो गया, तो वो रजिस्ट्रेशन पिछला वाला ख़त्म, नया होगा, तो पिछले के लिए कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तीसरा, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिज़नेस चेंज हो गया, मतलब बिज़नेस का नेचर और बिज़नेस में हर चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो उस केस में अलग चीज़, अलग नंबर लेने के लिए, या फिर अगर नंबर की नहीं ज़रूरत है तो पुराना नंबर खारिज करने के लिए, कैंसिलेशन के लिए। नेक्स्ट, जहाँ पे टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे आ गया, तो अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे हो गया तो उस केस में कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया। तो ये हो गया उन बाई सेल्फ। नेक्स्ट, अगर जीएसटी ऑफिसर बाई सुओ मोटो अपने हिसाब से जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि कैंसिल कर देना चाहिए और वो कैंसिल कर दे रहा है, वो किस किस केसेस में होगा, तो 5 केसेस में ऐसा हो सकता है। क्या क्या 5 केसेस हैं? पहला, जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन जिसने जीएसटी नंबर लेके रखा है उसने वायलेट कर दिया जीएसटी के प्रोविजंस को, कोई भी प्रोविज़न हो जीएसटी का, या अकाउंट्स रिकॉर्ड्स का हो, या टैक्स पेमेंट का हो, या रिटर्न फाइलिंग का हो, किसी तरह का प्रोविज़न उसने वायलेट कर दिया है जीएसटी का, उस केस में जीएसटी नंबर उसके जो होते हैं उसको कैंसिल कर दिया जाएगा बाय जीएसटी ऑफिसर। नेक्स्ट, अगर कोई बंदा, कोई आदमी जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, जहाँ पे उसे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, और उसने लगातार 3 क्वार्टर तक रिटर्न फाइल नहीं किया। अगर कोई आदमी
अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है और उसने लगातार 3 क्वार्टर तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उस केस में ऑफिसर हैज़ द राइट, वो सुओ मोटो मतलब अपने हिसाब से अपने मन से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट, अगर कोई नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने लगातार 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने 6 महीने तक लगातार फाइल नहीं किया है, तो उस केस में भी उसका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया वॉलेंटरी बेसिस पे, अपनी मर्ज़ी से आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और लेने के बाद 6 महीने तक आपने बिज़नेस शुरू नहीं किया, तो अगर अपने से खुद से वॉलेंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 6 महीने तक बिज़नेस शुरू नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। या फिर अगर रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, तो इन केसेस में कैंसिलेशन का केस आएगा। अब ये कैंसिलेशन का पूरा कहानी कैसे चलता है। फर्स्ट थिंग, हाउ टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे GST REG फॉर्म 16 में। फॉर्म 16 में कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ओके, अब फॉर्म 16 में अप्लाई करने के बाद क्या है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कैंसिल कर देना चाहिए, तो विदिन 30 डेज ही विल रिस्पॉन्स इन REG फॉर्म 18। ओके, नॉट 18, इट्स 19। तो फॉर्म 16 REG 16 में अप्लाई किया फॉर कैंसिलेशन, और जो GST ऑफिसर है वो फॉर्म REG 19 में आपको विदिन 30 डेज वो दे देगा कि ठीक है, इट हैज़ बिन कैंसल्ड। सेकेंड थिंग, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने खुद से अपनी मर्ज़ी से कैंसिल कर दिया है, तो उस केस में क्या है, उस केस में कहता है कि विदिन आफ्टर द कैंसिलेशन विदिन 7 डेज वो आपको एक शो कॉज नोटिस देगा। शो कॉज नोटिस किस चीज़ का होगा, कहता है शो द कॉज वाई योर नंबर शुड नॉट बी कैंसल्ड। तो उसने क्या किया, उसने कैंसिल करके इनएक्टिव स्टेटस कर दिया और आपको एक लेटर दे दिया कि टेल मी वाई योर नंबर शुड नॉट बी कैंसल्ड। तो GST REG 17 ने उसने शो कॉज दिया। विदिन 7 डेज आप GST REG 18 में आप उसको रिप्लाई करेंगे। तो 18 में आपने उसको रिप्लाई किया, ठीक है। और अगर कैंसिलेशन होता है तो 19 में वो कैंसिलेशन हो जाएगा। और इन केस ड्रॉपिंग ऑफ कैंसिलेशन होता है, मतलब आपने जो लिख के दिया, फॉर्मल कम्युनिकेशन किया, वो एक्सेप्ट हो गया बाय द GST प्रॉपर ऑफिसर, तो GST REG 20 में वो उसको ओके कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि अगर केस इस चीज़ का है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर कॉम्पोजिशन का केस है तो 3 क्वार्टर तक, या फिर नॉर्मल केस है तो 6 महीने तक, उस केस में ये ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप रिटर्न को फाइल नहीं कर देते हैं। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो देयर इज चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन में कहता है रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन। तो अगर उसने खुद से कैंसिल कर दिया, और खुद से कैंसिल करने के बाद क्या, ओके, तो प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिलेशन कर दिया है, आप चाहते हो वो कैंसिलेशन रिवोक कर लिया जाए, तो आपको क्या करना है, जिस दिन ये कैंसिलेशन हुआ, आपको पता चला जिस दिन ये कैंसिलेशन किया गया है, उस डेट से, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से विदिन 30 डेज GST REG फॉर्म 21 में क्या करेंगे, 21 में एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए। वो सबमिट होने के विदिन 30 डेज़ में अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है आपके रीज़न से, तो GST REG 22 में वो विदिन 30 डेज़ आपको ओके कर देगा, रिवोकेशन कर देगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ही विल इशू अ शो कॉज नोटिस इन GST REG 23 फॉर्म 23, और अगर वो सेटिस्फैक्शन हुआ तो 22 में रिवोक करेगा, नहीं हुआ तो GST REG 5 में उसे कैंसिल कर देगा। ओके, सो ये रहा होल ऑफ दी रजिस्ट्रेशन अंडर GST। हाँ, कुछ चीज़ें माइन्यूटली और बेसिक पॉइंट्स पे मैंने कवर नहीं की है, बट अप्रॉक्सीमेटली एवरीथिंग इज़ कवर्ड ओवर हियर। एक दो चीज़ जहाँ पर दिक्कत आती है, लाइक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में, कि उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सनस जो होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है 5 डेज़ इन एडवांस। मतलब जिस दिन से उन्हें अपने बिज़नेस में आना है, उसके 5 डेज़ इन एडवांस में उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और एक एस्टीमेट होता है, वो रजिस्ट्रेशन 90 दिन का होता है। तो वो 90 दिन में वो कितने की बिक्री करेंगे, कितने का सेल करेंगे,
उसका एक एस्टिमेट होता है और उस पर टैक्स कैलकुलेट करके एडवांस टैक्स उन्हें जमा करना होता है जीएसटी का। इन केस अगर उन्हें उसे बढ़ाना है तो दे कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, और वो 90 दिन का और एक्सटेंशन होगा, मतलब मैक्सिमम 180 डेज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।